नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत हैं। टॉपिक आज का हमारा रहेगा मतीराम। तो दोस्तों, मतीराम रीतिकालीन कवि हैं। इनका जन्म 1607 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर। तिकवापुर कानपुर में इनका जन्म हुआ। मतीराम रीतिकालीन कवि भूषण और चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे। चिंतामणि और भूषण के भाई, ये सबसे बड़े भाई है इन सब में से, क्योंकि मतीराम का जन्म है 1607 में, चिंतामणि का जन्म 1609 ईस्वी में और भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। तो चिंतामणि और भूषण मतीराम के भाई हैं। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? इसका उल्लेख हुआ है वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्र ने जो वंश भास्कर लिखा उसमें, और एक और ग्रंथ है तंज करिए सर्व आजाद हिंदी। इन दोनों ग्रंथों में इस बात का उल्लेख हुआ है। इन दोनों ग्रंथों में इस बात का उल्लेख हुआ है कि चिंतामणि और भूषण मतीराम के भाई हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मतीराम की रचनाओं के बारे में। रचनाएं, मतीराम की रचनाएं। सबसे पहले मैं बात करूं रसराज। तो ये जो रसराज ग्रंथ है 1633 से 1643 ईस्वी के बीच में इसका रचना काल माना जाता है। बिहारी सत्सई की तरह यह भी उतना ही प्रसिद्ध हुआ और मतीराम की प्रसिद्धि का मूल आधार रसराज है। और रसराज ग्रंथ को रसिक जनों का कंठहार कहा जाता है। रसिक जनों का कंठहार। और एक चीज और ध्यान देने वाली है, रसराज किसको कहते हैं? सभी रसों का राजा। सभी रसों का राजा श्रृंगार रस। तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन, रसराज में किस रस का वर्णन है? श्रृंगार रस का वर्णन है। श्रृंगार रस का वर्णन। और साथ ही हमें एक चीज बात ध्यान देनी है, यह इसमें नायक नायिका भेद का भी वर्णन हुआ है। रसराज में नायक नायिका भेद का वर्णन भी हुआ है। नायक नायिका भेद। तो ये सारी बातें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है रसराज के बारे में, यह ग्रंथ शुक्ल जी कहते हैं रसराज के बारे में, यह ग्रंथ किसी को समर्पित नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतीराम का एक ऐसे ग्रंथ का नाम बताइए जो किसी को समर्पित नहीं है। तो शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी के अनुसार रसराज जो है वो किसी को समर्पित नहीं है। किसी को समर्पित नहीं है। समर्पित नहीं है। ये कथन किसका है? ये शुक्ल जी का कथन है। अब हम दूसरी रचना की बात करते हैं। ये तो हो गई रसराज और रसराज से संबंधित सारी बातें, नंबर 1। अब नंबर 2, ललित ललाम। दूसरा ग्रंथ हम लेते हैं ललित ललाम। ललित ललाम दोस्तों, ये ललित ललाम जो ग्रंथ है ये अलंकार ग्रंथ है। अलंकार के ऊपर लिखा गया है, इसका मुख्य विशेषता। और यह बूंदी के राजा भाव सिंह के आश्रय में रहकर लिखा गया है। तो मतीराम जी किसके आश्रय में रहे थे, यह प्रश्न भी बनता है। बूंदी के राजा भाव सिंह इनके मतीराम के आश्रयदाता है। ठीक है। तो ललित ललाम ग्रंथ बूंदी के राजा भाव सिंह के आश्रय में रहकर लिखा गया और यह अलंकार ग्रंथ है। इसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण मिलते हैं। अलंकार ग्रंथ है। अब मैं आगे बात करता हूं नेक्स्ट, फूल मंजरी। अगला ग्रंथ है फूल मंजरी। दोस्तों, इसका सन ध्यान रखें। ललित ललाम का जो सन है वो है 1663 ईस्वी।
ललित ललाम कब लिखा गया? 1663 ईस्वी में लिखा गया था ललित ललाम। अब आगे बात करता हूं फूल मंजरी। फूल मंजरी जो है वो 1679 ईस्वी में लिखा गया था फूल मंजरी। और फूल मंजरी जो ग्रंथ है इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। इसका जो प्रत्येक दोहे में, फूल मंजरी के प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन, एक फूल का नाम आता है, और वो फूल का नाम, वो फूल का जो श्लेषार्थ है वो नायिका को समर्पित है। फूल का नाम आता है और उस फूल के नाम से जो श्लेषार्थ निकलता है, श्लेष अलंकार की प्रधानता पूरे फूल मंजरी में, ध्यान रखना, फूल मंजरी में कौन से अलंकार की प्रधानता है? श्लेष अलंकार की प्रधानता है। और इस श्लेषार्थ से नायिका, यह श्लेषार्थ किसको समर्पित है? नायिका को समर्पित है। तो ये हमें ध्यान रखना। फूल मंजरी 1679 ईस्वी। अब मैं आगे बात करता हूं, ये हो गया इनका तीसरा ग्रंथ। अब एक और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है मतीराम सतसई। जैसे बिहारी ने लिखा बिहारी सतसई, वैसे मतीराम सतसई। तो ये भी काफी, सतसई परंपरा में मतीराम सतसई भी काफी प्रसिद्ध रचना है। अब बात करते हैं अन्य रचनाओं की, मतीराम की अन्य रचनाएं। अन्य रचनाओं में मैं पहले बात करूं तो सबसे पहले छंदसार। दोस्तों छंदसार, इसके बाद साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार। लक्षण श्रृंगार, तो ये इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती है। छंदसार जो है वो महाराजा शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। और छंदसार पिंगल ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? पिंगल ग्रंथ है। और ये छंदसार के बारे में ये दोनों बातें किसने बताई है? ये दोनों बातें बताई है शुक्ल जी ने। साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार का इतना कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आगे मैं बात करूं रसराज और ललित ललाम ग्रंथ के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या मान्यता है? रसराज और ललित ललाम के बारे में वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं दोनों ग्रंथों के बारे में कि सरस भावों का, इन दोनों ग्रंथों में सरस भावों का भावों का सरस चित्रण, भावों का सरस चित्रण दुर्लभ है। रसराज और ललित ललाम में भावों का जो सरस चित्रण मिलता है, ऐसा सरस चित्रण दुर्लभ है। और वो आगे कहते हैं ऐसी अकृत्रिम सरसता, अकृत्रिम सरसता कम कवियों में देखने को मिलती है। कम कवियों में देखने को मिलती है। ठीक है, ये किसकी कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और वो ये कहते हैं द्विवेदी जी कि वस्तुतः मतीराम रसराज और ललित ललाम के बहाने सरस काव्य रच रहे थे। सरस काव्य रच रहे थे। अब बात करते हैं मतीराम सतसई के बारे में। मतीराम सतसई दोस्तों 1683 ईस्वी के आसपास इस मतीराम सतसई का प्रकाशन हुआ, को रचा गया, प्रकाशन नहीं का रचना काल है ये।
1683 ईस्वी के आसपास। मतीराम सतसई जो है वो बिहारी सतसई की प्रेरणा पर आधारित है। बिहारी सतसई की प्रेरणा स्वरूप ये रचा गया और इसका जो संकलन है मतीराम सतसई का वो किसी भूप भोगनाथ कोई राजा या कहीं का सामंत है, भूप भोगनाथ, उसके आश्रय में रहकर इसका संकलन किया गया था, भूप भोगनाथ। ठीक है। अब मतीराम सतसई जो है उसकी सरसता में ये बिहारी के दोहों के समान है। सरसता में भी ये बिहारी के दोहों के समान है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल मतीराम के बारे में क्या सोचते हैं, मतीराम के बारे में उनके क्या विचार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बिहारी की तरह नायिका के विरह ताप को लेकर इन्होंने किसी प्रकार का कोई मजाक नहीं किया, किसी प्रकार का कोई मजाक नहीं किया है। जैसे नायिका का विरह ताप बिहारी के दोहों में मजाक के स्तर पर पहुंच जाता है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं, तो वो स्तर मतीराम के दोहों में नहीं मिलता है, ऐसे शुक्ल जी की मान्यता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि पद्माकर को छोड़कर रीतिकाल के किसी भी कवि में ऐसी चलती भाषा और सरल व्यंजना किसी कवि में नहीं मिलती। ऐसी चलती सी भाषा और सरल व्यंजना अन्य किसी कवि में नहीं मिलती। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। एक और बात इन्होंने कही है कि मतीराम की जो भाषा है या मतीराम के जो भाव व्यापार हैं वो सीधे और सरल, बिहारी की तरह सीधी और सरल है, बिहारी की तरह चक्करदार नहीं है, बिहारी की तरह चक्करदार नहीं है। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और वो यूँ कहते हैं कि मतीराम का हृदय सच्चा कवि हृदय था, सच्चा कवि हृदय। मतीराम के बारे में ये शुक्ल जी के प्रसिद्ध कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक दो बातें और कही है आचार्य शुक्ल जी ने कि मतीराम के जो भाव है, मतीराम के जो भाव है, भाषा के साथ साथ भाव भी कृत्रिम है, कृत्रिम नहीं है। और चूंकि भाव कृत्रिम नहीं है तो भाव के साथ साथ उनके व्यंजक व्यापार और जो चेष्टाएं हैं वो भी कृत्रिम नहीं है। ये बात कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं भाषा के साथ साथ भाव भी कृत्रिम नहीं है। और साथ ही साथ वो ये बात भी कहते हैं भाव के बारे में कि भावों को आसमान पर चढ़ाने, भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लगाने में ये नहीं पड़े हैं। दूर की कौड़ी लगाने में यह नहीं पढ़े। कौन नहीं पढ़े? मतीराम जी नहीं पढ़े। तो भाव के बारे में ये तो शुक्ल जी के कथन है। और मतीराम की काव्य के भाव के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वो भाषा की और भाव की नाड़ी पहचानते हैं। नाड़ी पहचानते। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। काव्य की नाड़ी पहचानते हैं, भाषा की या भाव की या काव्य की नाड़ी पहचानते हैं।
यह कथन किसने किसके लिए कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मतीराम जी के लिए कहा था। और साथ ही ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक बात और कहते हैं कि इनका जितना भी काव्य है वो अनाडंबर प्रकाशन है, भावों का अनाडंबर प्रकाशन, अनाडंबर प्रकाशन। तो इस तरह से हम देखें, सभी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, वो एक ही बात कहते हैं कि मतीराम की भाषा और भाव दोनों अकृत्रिम है, अनाडंबर है। और बिहारी से जब ये तुलना करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से बिहारी की उक्तियां चमत्कार पूर्ण और चक्करदार की उक्तियां हैं, चक्करदार गोल गोल चक्कर खाती हुई ऐसी जो उक्तियां हैं, तो इस तरह के चक्कर में यह न पढ़कर इनकी भाषा और भाव इन्होंने बिल्कुल सीधे और सरल रखे हैं, जो पाठक के हृदय में सीधे उतरकर समा सके।